Okay, let's go. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे बाय ज़ैंग को सेंटी फैमिली से बचाता है। स्काई सोसाइटी अपनी पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके क्वीन क्लब को बंद करवा देती है। बाय को ना चाहते हुए भी पिल का फॉर्मूला दान करना पड़ता है। बाय हार नहीं मानता और बाद में एयर स्पेस मास्टर का दिया हुआ गिफ्ट यूज करके स्काई सोसाइटी के पोर्टल पर कब्जा कर लेता है। बाय पास में एक होटल बनाता है। सोंग, ज़ैंग, ड्वाइनर और मानो असेंड हो जाते हैं, लेकिन बाओ अभी होटल को संभालना चाहता है। तब ली शेंग खुद बाय को मारने आता है, लेकिन उसे दुम दबाकर भागना पड़ता है। उस रात ली शेंग बाय को असेंड करने के लिए उसके टोकन में बहुत सारे पॉइंट्स डलवाता है। मानो बताती है ली शेंग ने उसे इसलिए असेंड करवाया ताकि वो उसे ट्रायल में मरवा सके। ये सुनकर बाय पहले तो प्लान करता है कि वो ट्रायल में जाएगा ही नहीं, लेकिन मानो अकेली ना हो इसलिए वो जाने का डिसाइड करता है। सिलेक्शन वाले दिन मानो के जाने के बाद पोर्टल बंद हो जाता है। ये सब डाउजी का प्लान होता है ताकि वो बाय को इवल फॉरेस्ट में मरवा सके। हमें पता चलता है कि फैन फूजी इस प्लान का हिस्सा नहीं था और वो बाय को बचाने के लिए इवल फॉरेस्ट में जाता है। अब आगे कुछ समय बाद सब हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है ज़ाओ इस 8 हॉर्न क्रो के पेट में है। बाय ने न सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट किया बल्कि इस डेंजरस मॉन्स्टर को भी हराया है। फैंग फूजी अनाउंस करता है बाय की इतनी कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे सारे मिशन से एग्जाम्प्ट किया जाता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि बाय को अब मिशन नहीं करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, फैंग फूजी बताता है अब से बाय के सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज डीमन कंकरिंग हाल देगा और अभी के लिए इवल फॉरेस्ट के बूढ़े आदमी के सारे रिसोर्सेज बाय को दिए जाएंगे। बाय को विश्वास नहीं होता और वो सोचता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ये सभी फर्स्ट क्लास एलिक्सर्स हैं। बाय मास्टर से पूछता है क्या ये सब ज्यादा नहीं हो रहा। हाल मास्टर कहता है नहीं, तुम ये सब डिजर्व करते हो। तब बाय दिन में सपने देखने लगता है कि अब वो डीमन कंकरिंग हाल पर राज करने वाला है। न सिर्फ उसे मिशन पर नहीं जाना पड़ेगा, साथ में उसे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे। बाय सोचता है इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं होता और वो मास्टर से पूछता है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। मास्टर को याद आता है कैसे उस पर्सन ने कहा था अगर वो बाय का ख्याल रखे जब तक वो नेसेंट सोल पर नहीं पहुंच जाता तो उसे हेवनली बीइंग की सीट दी जाएगी। मास्टर होश में आता है और बाय को कहता है मैंने तुम्हारा टैलेंट देखकर ये सब दिया है, बदले में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, तुम मन लगाकर कल्टीवेट करो और जल्दी से जल्दी नेसेंट सोल पर पहुंच जाओ। फैंग फूजी बाय को एक टोकन देता है जिसकी मदद से बाय उससे कॉन्टैक्ट कर पाएगा। उधर डाउजी ली शेंग से मदद की भीख मांग रहा होता है क्योंकि अब हाल मास्टर उसे निकाल देंगे। ली शेंग उसकी मदद करने से मना कर देता है और जाने लगता है। डाउजी कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मास्टर के पास जाऊंगा। ली शेंग को गुस्सा आता है जब वो डाउजी जैसे नाली के कीड़े के मुंह से अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनता है। ली शेंग कहता है मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ली शेंग बाय के होटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब बाय भी वहां आकर ली शेंग के आदमियों को दूर फेंक देता है। बाय कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम किसी बड़ी फैमिली के बेटे हो तो कुछ भी करोगे। ली शेंग फोर्स इन ब्रदर्स को अटैक करने का कहता है जिनका रैंक मास्टर सेक्टर में 300 है। ये कल्टीवेटर्स फायर एलिमेंट का कंट्रोल कर सकते हैं और सच में पावरफुल होते हैं। ली शेंग कॉन्फिडेंट है क्योंकि इन 4 सन्स की पावर मिलाकर नेसेंट सोल जितनी है। बाय कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम 3 ब्रदर्स या फिर 4 सन्स को लेकर आ जाओगे तो मुझे हरा लोगे। जब बाय अपनी आइस एबिलिटी कंसंट्रेट करता है तो 4 सन्स फायर फॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर पाते। बाय कहता है क्या कोई और भी है जिसे तुम बुलाना चाहो। 4 सन्स को गुस्सा आता है क्योंकि ली शेंग ने झूठ बोला था कि बाय सिर्फ गोल्डन कोर की स्टेज पर है। बाय असल में गोल्डन कोर की मिडिल स्टेज पर है, लेकिन डबल गोल्डन कोर, एंशिएंट बॉडी और अनडाइंग टेक्निक से बाकी के गोल्डन कोर कल्टीवेटर इसके सामने नहीं टिक पाते। ली शेंग घबराकर अपने मास्टर को बुलाता है। बाय कहता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पीछे किसी पावरफुल का हाथ है और फिर हार मास्टर का दिया हुआ टोकन बाहर निकालता है। ली शेंग सोचता है कि बाय एक होस्टेज है और उसे नहीं लगता कि बूढ़ा खुसट फैंग बाय की हेल्प के लिए आएगा। लेकिन 4 सन्स और ली शेंग हैरान हो जाते हैं जब फैंग फूजी उस पोर्टल से बाहर आता है। फैंग फूजी बाय से पूछता है तुम्हें तो अभी कल्टीवेशन में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो। बाय कहता है मैं भी कल्टीवेशन करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग मुझे नहीं करने दे रहे। ली शेंग फैंग फूजी को देखकर घबरा जाता है। फैंग फूजी ली शेंग को वार्निंग देता है चाहे तुम एक स्टार लॉर्ड ही क्यों ना हो, तुम बाय के रास्ते में नहीं आ सकते। तब ली शेंग की सील से स्टार डोमेन सेक्टर बहुत सारे कल्टीवेटर लेकर डिसेंड होते हैं। बाय और फैंग फूजी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ली शेंग खुश होता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसकी मदद के लिए आ गए हैं। बाय सोचता है कि एंसेस्टर इतनी छोटी सी बात के लिए खुद क्यों आए। फैंग फूजी एंसेस्टर से बाय के लिए माफी मांगता है लेकिन उसे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। एंसेस्टर चुप रहने के लिए कहता है। ली शेंग बाय से कहता है अब तुम्हें पता चला कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। बाय कहता है तुम जैसी बड़ी फैमिलीज को सिर्फ बुली करना आता है। इससे पहले ली शेंग बाय को चमाट मारता एंसेस्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। ली शेंग देखता है कि एंसेस्टर बाय को खुद पनिश करना चाहते हैं, लेकिन एंसेस्टर बाय को नहीं ली शेंग को ही चमाट मार देता है। बाय ये देखकर हैरान हो जाता है और बाकी सब भी। ली शेंग रोने लगता है। एंसेस्टर बाय को कहते हैं
वो बाय की बहादुरी से इम्प्रेस हुए क्योंकि बाय एंसेस्टर के सामने होते हुए भी घबराया नहीं। एंसेस्टर ली शेंग से कहता है तुम हमेशा से ही बेकार हो। एंसेस्टर माफ़ी मांगने के लिए बाय को बहुत सारे रिसोर्सेज गिफ्ट करता है और उम्मीद करता है कि बाय ली शेंग की गलती को माफ़ कर देगा। बाय को समझ नहीं आती कि हेवन एंसेस्टर खुद क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। एंसेस्टर जाते जाते बाय को कंपनसेशन के तौर पर और 100 मील लैंड दे जाते हैं। फैंग फूजी सोचता है लगता है एंसेस्टर को भी पता चल गया है, अगर बाय को कुछ हुआ तो वो पर्सन खुश नहीं होगा। बाय को अब शक होने लगा है, इसलिए वो पूछता है कौन उसकी केयर कर रहा है। फैंग फूजी कहता है कुछ चीज़ें अगर तुम ना ही जानो तो अच्छा है, और उसे ह्यूमन रेनबो टोकन देता है। फैंग फूजी बताता है रेनबो पर जो सीक्रेट रेल्म है वहाँ के रिसोर्सेज के लिए सारे कंटिनेंट के पावरफुल कल्टीवेटर्स कम्पीट करते हैं, जहाँ बहुत सारे रेयर ट्रेयर्स और इनहेरिटेंस छुपी हैं। बाय पूछता है ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स भी तो सेक्ट की इनहेरिटेंस है। फैंग फूजी कहता है ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स सेक्टर की 10 ग्रेट टेक्निक में से एक हैं, जिन्हें कई हजार साल से सेक्टर से बाहर छुपाया गया था। ये ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो दोनों अटैक और डिफेंस के लिए परफेक्ट है। बाय सोचता है क्या होगा अगर मैं अपनी एंसेस्टर पावर और अनडाइंग पावर के साथ ये यूज़ करूँ। फूजी देखता है कि बाय उदास है, जिस पर बाय बताता है मैं उदास हूँ क्योंकि ली फैमिली ने मेरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया है। फैंग फूजी कहता है ये छोटी सी बात है, मैं फिर से बनवा दूंगा। लेकिन तब बाय सीक्रेट रेल्म में जाने के लिए और डिमांडें करने लगता है, जैसे एलिक्सर्स, प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट्स। फैंग फूजी को गुस्सा आ जाता है। कुछ समय बाद बाय देखता है कि हेवनली रेनबो पर सच में बहुत सारी सीक्रेट रेल्म्स हैं। वहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर्स कल्टीवेट कर रहे होते हैं। बाय सोचता है रैंकिंग टेस्ट देने से पहले यहाँ कल्टीवेट करना अच्छा रहेगा। बाय को पिछली सीक्रेट रेल्म में ये मार्क मिला था जो इस डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है। तब कल्टीवेटर्स देखकर हैरान होते हैं कि कोई वैनशेंग वैली में जा रहा है, जिस जगह की मिस्ट्री को कई साल से कोई सोल्व नहीं कर पाया। लगता है इसे मरना है। उधर बाय कई घंटों से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो आगे नहीं जा पा रहा। जब बाय अपनी हेवनली आइज की हेल्प से देखता है तो सच में यहाँ एक इल्यूजन फॉर्मेशन लगाई गई होती है। बाय सोचता है अगर आंखें नहीं देख पाती तो उसे अपनी बाकी की 4 सेंसेस पर ध्यान देना होगा। बाय को एक आवाज़ बुलाती है, फिर आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है। बाय उस आवाज़ से हेल्प मांगता है जो बताती है कि उसे मास्टर सेक्टर ट्रायल में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उधर ट्रायल टेस्ट पोर्टल के बाहर बहुत से लोग अपने अपने क्लैन कल्टीवेटर्स को सपोर्ट करने आए हैं। कोई चिल्लाता है देखो देखो हमारा लिन 4th स्टेज पर पहुंच गया है। इन लोगों को ऐसे शोर मचाते देखकर एक आदमी को गुस्सा आता है जो डीमन कंकरिंग हाल से है और उसका लिस्ट में रैंक 499 है। सर्वेंट उसके पाँव दबाते हुए बताता है सुना है डीमन कंकरिंग हाल में एक नया लड़का आया है जिसे मास्टर बहुत फेवर दे रहे हैं। उस आदमी को विश्वास नहीं होता बाय की वजह से वाइस प्रेसिडेंट डाउजी को निकाला जा रहा है, और तब बाय भी वहाँ टेस्ट देने के लिए आता है। इस आदमी को ऐसे लोग नहीं पसंद जो नेपोटिज्म से ऊपर आते हैं। बाय सोच रहा होता है कि वो गोल्डन कोर की पीक पर पहुंचने के बहुत पास है। उस आदमी को फिर से गुस्सा आता है कि बाय ने अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। वो बाय को सबक सिखाने के लिए ट्रायल में उसके पीछे जाता है। अंदर पहली स्टेज पर मैग्मा बीस्ट कल्टीवेटर्स को खा रहे होते हैं। बाय देखता है कि लावा के पास उसका मार्क रिएक्ट कर रहा है। जीडोंग को लगता है कि बाय आगे बढ़ने से डरा है। जीडोंग दिखाता है कि क्यों वो 499 रैंक पर है जब वो एक के बाद एक 20 पर जंप करने लगता है। सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं ब्रदर जीडोंग सच में पावरफुल है, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाय बिना डरे लावा में कूद पड़ा है तो वो सोचते हैं क्या ये ह्यूमन है या कोई मॉन्स्टर। बाय की हेवनली डीमन बॉडी उसे कुछ समय के लिए इस हीट से बचा लेगी। बाय वो जगह ढूंढता है जिस जगह उसका मार्क रिएक्ट कर रहा है, लेकिन लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, उसे अगले लेवल पर जाना होगा। जीडोंग सोचता है जरूर इसकी फैमिली ने इसे प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट दिया होगा, इस जैसे लोग टेस्ट में भी चीटिंग कर रहे हैं। इस बार तो ये बच गया, लेकिन अगले टेस्ट में मैं उसे बताऊंगा कि कौन किसका बाप है। बाय सोचता है ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तब वो सब सेकंड स्टेज में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ कल्टीवेटर्स लाइटनिंग टर्बुलेशन सहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही बाय पाँव रखता है उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर जीडोंग कहता है मुझे पता था, बाय बस स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन फिर वो सभी शौक रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाय को दर्द नहीं मजा आ रहा है। हर एक लाइटनिंग स्ट्राइक पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अटैक के बराबर है। लोगों को बाय से इंप्रेस होता देखकर जीडोंग गुस्से से भर जाता है। जीडोंग कहता है मैं दिखाता हूँ ये कितना ईजी है, लेकिन ये लाइटनिंग बच्चों का खेल नहीं होती। और उसे लगता है कि बाय फिर से कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है, और बाय जीडोंग को फंसाने के लिए पहले एक्टिंग कर रहा था। सेकंड राउंड भी क्लियर हो जाता है। थर्ड राउंड में जीडोंग कहता है इस बार वो बाय को आगे नहीं निकलने देगा। इस राउंड का फ्लोर गर्म है, इसलिए उन्हें आइस मैजिक से रास्ता बनाना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें एक बड़ी सी सोर्ड से भी बचना है। जीडोंग को लगता है कि इस बार बाय नहीं जीत पाएगा क्योंकि ये राउंड स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन का है, लेकिन इसे बाय की एबिलिटी का नहीं पता। जीडोंग को विश्वास नहीं होता कि ये स्पीड एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर की है। जीडोंग बाय पर अटैक करता है जो बाय का ध्यान भटकाने के लिए होता है। बाय कहता है अटैक करने के बाद भागते कहाँ हो। वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब एक बेल बजती है और एक बड़ी सी सोर्ड आयरन प्लेटफॉर्म पर गिरने वाली होती है। जीडोंग जान बचाकर भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये सोर्ड गिरी तो प्लेटफॉर्म टूट जाएगा और वो लोग नीचे आइस लिक्विड में गिर जाएंगे।
जो कई हज़ार सालों से यहाँ पर है, जिसमें गिरने पर उनकी हड्डियाँ तक नहीं बचेंगी। जीडोंग का हाथ सेफ जगह पर नहीं पहुँच पाता। तब बाय उसे किक मारकर सेफ जगह पर फेंक देता है, लेकिन खुद आइस में गिर जाता है। जीडोंग को बुरा लगता है क्योंकि बाय ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। उधर बाय आइस लिक्विड में मेडिटेट कर रहा होता है। बाय सोचता है अगर मैं यहाँ कल्टीवेट करूँ तो कुछ ही समय में गोल्डन कोर की पीक पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन तब एक आवाज़ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती आइस लिक्विड चुराने की। बाय माफ़ी मांगता है और उस पावर के अटैक से बचने के लिए जीडोंग को पकड़कर पोर्टल से बाय जंप कर देता है। जीडोंग इमोशनल हो जाता है क्योंकि बाय ने एक बार नहीं 2 बार उसकी जान बचाई और वो बाय के बारे में गलत सोच रहा था। जीडोंग माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज से आप मेरे बॉस हो। तब बाय का मार्क रिएक्ट करने लगता है। बाय को अपनी हेवनली आइस की मदद से कुछ दिखता है जो उसे गोल्डन कोर की पीक पर जाने के लिए हेल्प कर सकता है। जीडोंग देखता है कि बाय के कदम स्मूथ हैं और वो पूरी ट्राई करता है कि वो अपने बॉस के पीछे बना रहे, लेकिन वो बाय की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। जीडोंग बाय से कहता है, बॉस आप जाओ मैं आ जाऊंगा। ऊपर बाय को एक एनर्जी कोर दिखता है और फिर बाय की सील उस कोर में चली जाती है। बाय की बॉडी चेंज होने लगती है। बाय को एक नई पावर मिलती है। इतनी पावर देखकर जीडोंग भी शॉक रह जाता है। बाय जीडोंग को गिरने से बचाता है और फिर स्पिरिट बॉडी को आगे बढ़ने का कहता है। बाहर लोगों के ये पावर देखकर मुंह खुले रह जाते हैं। तब क्वीन मेंबर्स कहते हैं ये हमारे बॉस हैं। अंदर बाय भी ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स की पावर से इम्प्रेस होता है और ये तो बस ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स की कई टेक्निक में से एक टेक्निक है। जीडोंग खुश होता है क्योंकि बाय की पावर से वो इजीली ट्रायल के बहुत सारे राउंड क्लियर कर लेंगे और हो सकता है कि सारे राउंड क्लियर कर लें और फिर वो सेक्टर से एक विश मांग पाएंगे। जीडोंग बताता है कि कैसे आगे के राउंड्स बहुत डेंजरस हैं, जान भी जा सकती है। बाय सोचता है कि उसे जो चाहिए था मिल गया, अब आगे और राउंड क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। तब बाय को डिवाइनर का मैसेज मिलता है कि जैंग को कुछ हो गया है। उधर जैंग के अंदर से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है। जैंग ने गोल्डन कोर में जाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। मानो और डिवाइनर जैंग को ज्यादा देर तक एनर्जी नहीं दे पाएंगे और तब बाय आकर जैंग को अपनी एनर्जी देता है। डिवाइनर उसे सारी स्टोरी बताता है। बाय एक ब्लैक एनर्जी सेंस करता है और उसे समझ आ जाती है कि जैंग की ये कंडीशन निंग लैंग रिफाइनिंग मेथड की वजह से है। तब वहाँ फैंग फूजी आकर बताता है निंग लैंग मेथड इसलिए बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मुश्किल है, जरा सी गलती और जान भी जा सकती है। जैंग की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और अब उसका बचना मुश्किल है। बाय फिर से ट्रायल देने जाता है। हमें दिखाया जाता है जब बाय ने पूछा था कोई तो रास्ता होगा। फैंग फूजी ने बताया था कि अब जैंग को हेवन और अर्थ की एनर्जी ही बचा सकती है जो हेवनली बीइंग्स कल्टीवेट करते हैं। अगर बाय को जैंग की जान बचानी है तो उसे ट्रायल के 6th लेवल को फिनिश करना होगा ताकि वो सेक्ट से विश मांग पाए। जब तक बाय नहीं आ जाता फैंग फूजी अपनी एनर्जी देगा, लेकिन उसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे हैं। उधर लोग बात कर रहे होते हैं। बाय की पावर इंप्रेसिव थी लेकिन इस सिस्टर की पावर तो अलग ही लेवल पर है। उन्हें नहीं लगता कि अगर बाय इससे लड़े तो जीत पाएगा। वानर का हर एक अटैक प्रिसाइज और डेंजरस है। सब हैरान होते हैं क्योंकि वानर ने सिर्फ 10 ही मूव में अपने ओपोनेंट को हरा दिया। तब वहाँ बाय आता है। जैंग की जान खतरे में है इसलिए उसे जल्दी करनी होगी। सब हैरान रह जाते हैं जब बाय एक के बाद एक राउंड क्लियर कर रहा होता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा है। बाय सोचता है कि उसे और जल्दी करना होगा। उधर एक बटरफ्लाई लड़की को मैसेज देती है। इस लड़की का नाम टैंग होता है। टैंग जोंग से पूछती है क्या तुम जाओगे? जोंग कहता है हाँ, अगर बाय 5th लेवल पर पहुंच गया और टॉप 100 में आ गया तो। लोग हैरान होते हैं क्योंकि बाय 1 घंटे के अंदर 5th लेवल पर पहुंच गया है। 5th लेवल पर बाय सोचता है यहाँ इतनी शांति क्यों है, क्योंकि हर एक अगला लेवल पिछले लेवल से डेंजरस होता है। थोड़ा चलने के बाद कुछ बीस्ट अचानक बाय पर अटैक कर देते हैं। तब गलती से बाय जीडोंग को मुक्का मार देता है। जीडोंग बताता है बॉस ये मैं हूँ जीडोंग, और बाय से मदद मांगता है क्योंकि यहाँ सारी जगह रैबिट सोल से भरी पड़ी है जिनकी पावर गोल्डन कोर जितनी है। तब बाय कहता है तो फिर खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से। तब कुछ सोल बीस्ट जीडोंग को पकड़ लेते हैं। बाय देखता है कि इनकी एनर्जी सकिंग मेथड उन बीस्ट जैसा है जो उसे एंशिएंट लैंड में देखे थे। बाय अपनी पिल यूज करता है जिससे सारे बीस्ट जीडोंग को छोड़कर पिल के पीछे भागने लगते हैं। जैसे बाय ने सोचा था ये चीज काम कर रही है। वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट के बहुत पास हैं, लेकिन तब अचानक एक और सोल बीस्ट सामने आता है। बाय के पास पिल खत्म हो गई हैं, लेकिन जीडोंग कहता है बॉस इस पिद्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब अचानक बीस्ट चिल्लाता है जिससे बहुत सारे बीस्ट सोल उसकी बॉडी में आकर एब्जॉर्ब होने लगते हैं। अब उस बीस्ट की पावर नेसेंट सोल जितनी है। बाय और जीडोंग जान बचाकर पास के एक शेल्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन बीस्ट की पावर इतनी होती है कि शेल्टर क्रैक करने लगता है। बाय अपना फर्नेस बाहर निकालता है। बाय सोचता है कि बीस्ट के साथ लड़ने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जीडोंग को समझ नहीं आ रही कि बॉस इस सिचुएशन में पिल क्यों रिफाइन कर रहे हैं। पिल बनाने में बहुत समय लगता है और तब बीस्ट शील्ड तोड़ देते हैं। बाय को एक आइडिया आता है और वो अपने फर्नेस का ढक्कन उतारता है। जो भी बीस्ट पास आता है सब फर्नेस में एब्जॉर्ब होने लगते हैं और आखिर में बहुत सारी पिल्स में बदल जाते हैं। जीडोंग और बाय का साथ यहीं तक था। जीडोंग अपने बॉस को वार्निंग देता है कि 6th राउंड बहुत डेंजरस है
उसे उस कल्टीवेटर की री-इनकार्नेशन से फाइट करनी होगी जिसने आखिरी बार राउंड 6 क्लियर किया था। किसी को भी समझ नहीं आती बाय ने ये कैसे किया। और तब एक आदमी बाय को पहचान लेता है और सबको बताता है कि ये वही लोअर सिटी का वाइट फार्मासिस्ट है जिसने फास्टिंग पिल बनाई थी। उन्हें विश्वास नहीं होता कि एल्केमिस्ट होते हुए भी बाय इतना पावरफुल है। उधर बाय सोचता है कि बस एक और राउंड फिर वो जैंग को बचा पाएगा, लेकिन इस बार उसका ओपोनेंट वार्नर की री-इनकार्नेशन होती है जिसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर की पीक पर है। फाइट स्टार्ट होती है। वार्नर की री-इनकार्नेशन बहुत पावरफुल है और शुरुआत से ही बैटल इंटेंस है। लोग इतनी इंटेंस फाइट देखकर हैरान रह जाते हैं। जीडोंग चिल्लाता है, बॉस आप ये कर सकते हो। जीडोंग बाकी के मेंबर से कहता है वो भी बाय को चीयर करें। उधर बाय को विश्वास नहीं होता कि वार्नर गोल्डन कोर की लेट स्टेज पर है और जो टेक्निक्स वो यूज कर रही है वो उसके सेक्स की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वार्नर बाय पर भारी पड़ रही है। बाय सोचता है कि वार्नर की कोल्ड एनर्जी उससे कम नहीं है और ये ब्लैक ओरा जाना पहचाना लग रहा है। वार्नर कहती है क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए, और फिर बाय पर एक पावरफुल अटैक करती है। बाहर सबको लगता है कि बाय अब हार जाएगा। अंदर बाय हैरान होता है क्योंकि उसकी कोल्ड गेट टेक्निक वार्नर की कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। टैंग और जोंग भी ये बात नोटिस करते हैं। वार्नर की री-इनकार्नेशन ये देखकर शॉक होती है कि बाय उसकी कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है। वार्नर कहती है तुमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है लेकिन इतना काफी नहीं है। तब बाय को एक ब्लैक एनर्जी घेर लेती है और बाय हिल नहीं पाता जब वार्नर एक बड़ा सा आइस स्पीयर उसकी तरफ फेंकती है। बाय जोंग भी ये देखकर हैरान होता है। बाय ये फाइट हार नहीं सकता क्योंकि जैंग की जान खतरे में है। बाय अपनी सारी पावर्स यूज करता है। बाय ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स यूज करता है। वार्नर बाय की पावर से इंप्रेस होती है। बाय और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपनी स्पिरिट बॉडी से एक पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक की पावर से सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि इस अटैक की शॉक वेव ट्रायल के बाहर तक आई है। वार्नर कहती है कि फिर मिलेंगे। बाय ये फाइट जीत जाता है और साथ में गोल्डन कोर की पीक पर पहुंच जाता है। सब इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाय ने सिर्फ 3 घंटे में 6 राउंड क्लियर कर लिया। बाय को सेक्ट से एक विश मांगने का चांस मिलता है और वो जैंग के लिए हेवनली पावर की मांग करता है। टैंग जोंग से पूछती है तुम्हें क्या लगता है बाय 7th राउंड क्लियर कर लेगा। जोंग बताता है कि बाय ने जो पावर दिखाई है उसे देखकर लगता है कि वो कर लेगा, लेकिन तब एक अनाउंसमेंट होती है। बाय और आगे कंपटीशन नहीं देना चाहता, इसलिए उसका रैंक लीडर बोर्ड पर 10 है। किसी को भी समझ नहीं आती कि बाय ने ऐसा क्यों किया, वो आगे और टेस्ट क्यों नहीं दे रहा। उधर डिमांडर और मानो की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है और मास्टर फूजी भी ज्यादा देर तक एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तब बाय आकर वो फेदर यूज करके जैंग की जान बचा लेता है। बाय बेहोश हो जाता है। फैंग फूजी कहता है लगता है बाय ने ट्रायल जल्दी कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी, इसे रेस्ट करने दो। 3 दिन बाद बाय को होश आता है तो वो सॉन्ग को देखता है। बाय पूछता है क्या तुम्हें अपने अंकल की चिंता हो रही थी। सॉन्ग कहता है ऐसा नहीं है, ये मत समझना, अगर तुमने सेक्टर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन की है तो मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा। बाय पूछता है कौन सी कंट्रीब्यूशन। उधर हम देखते हैं कि मास्टर सेक्टर का मैसेंजर रिवर डिफाइंग सेक्टर को मैसेज पढ़कर बताता है बाय और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है और सीक्रेट ट्रायल में 10th पोजीशन ली है। ये रिवर डिफाइंग सेक्टर के लिए गर्व की बात है। बाय सॉन्ग से कहता है मानते हो फिर, जहाँ भी मैं जाता हूँ सक्सेस मेरे पीछे आती है। सॉन्ग कहता है बस करो। टेस्ट के बाद से बाय फेमस हो गया है और कुछ लड़कियां बाय से ऑटोग्राफ मांगने आती हैं। बाय कहता है मैं किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये मेरा गार्डियन है। लड़कियां कहती हैं हमें पता है, ये वही फॉर्च्यून टेलर है जो बाय के टुकड़ों पर पाल रहा है। सॉन्ग को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। तब एक आवाज बताती है ग्रेट वॉल पर डिस्टर्बेंस के कारण सोल हंटिंग ट्रायल समय से पहले होगा। मास्टर सेक्टर की लिस्ट के टॉप 1000 डिसाइपल्स को पार्टिसिपेट करना होगा। सब डिसाइपल्स के पास 1 महीना है और ये ट्रायल 10 साल के लिए चलेगा। 10 साल का सुनकर बाय हैरान होता है। सारे डिसाइपल्स खुश होते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से नेशन सोल तक जाने का अच्छा चांस है। मानो बाय से कहती है वो ट्रायल से पहले टॉप 1000 में आ जाएगी और फिर सोल हंटिंग ट्रायल के बाद वापस रिवर डिफाइंग सेक्टर जा पाएगी। बाय के लिए ऐसा नहीं है, वो एक होस्टेज है और उसे अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं रहना होगा। बाय कहता है छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या सच में वहाँ कोई नेशन सोल कर सकता है। मानो बताती है मास्टर सेक्टर में अर्थली वेन नेशन सोल के लिए जो 5-20 सोल चाहिए वो मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन विल्डरनेस में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जो सारे वर्ल्ड्स की मरी हुई सोल्स को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ बीस्ट सोल, ह्यूमन सोल और अगर किस्मत अच्छी हो तो प्राइमोर्डियल हेवनली स्पिरिट सोल भी मिल सकती है। उधर कोई फे को बताता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। बाय ने मास्टर सेक्टर ट्रायल में टॉप रैंकिंग ले ली है और सोल हंटिंग ट्रायल भी स्केड्यूल से पहले हो रहा है। फे कहती है अब समय आ गया है सब चीजों को एंड करने का। उधर बाय सोते हुए कुछ सेंस करता है। बाय सोचता है शायद ये उसका कोई वहम है, लेकिन तब अचानक वहाँ फे आती है। बाय सोचता है मैं हमेशा से फे से कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब शब्द जबान पर नहीं आ रहे। फे बाय से सॉरी कहती है और जाने लगती है। बाय कहता है कि इस सब का क्या मतलब है और तुम्हारी सच्चाई क्या है।
फे बस इतना बताती है कि वो टोंगलिंग आइलैंड से है, लेकिन अगर बाय सच जान भी लेता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फे चाहती है बाय सच ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और उसे जाते हुए एक फायर एलिमेंट सोल देती है। बाय कहता है अब हम नहीं मिलेंगे। ये शब्द तुमने इतनी आसानी से कह दिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है किसी को भूलना इतना आसान है? बाय फे से प्रॉमिस करता है वो जहाँ भी है वो उसे ढूंढ कर रहेगा। 1 महीने बाद मास्टर सेक्टर के फाउंडर अनाउंस करते हैं आज से ट्रायल शुरू हो रहा है, और मास्टर सेक्टर की डाउ डोमेन के पैट्रियार्क हेटन इस ट्रायल को जज करेंगे। हेटन फाउंडर को रिस्पेक्ट दिखाता है। बाओ रोने लगता है क्योंकि इस बार बाय 10 साल के लिए जा रहा है। सैंग बाओ को डांटता है क्योंकि उन्हें बाय को खुशी खुशी अलविदा करना चाहिए। बाय बाओ से कहता है होटल को तुम्हें ही संभालना है। बाओ कहता है मैं अपने यंग मास्टर को निराश नहीं करूंगा। तब फैंग फूजी बाय से कहता है उसे डीमन कंकरिंग हाल के टास्क नहीं दिए जा रहे, इसलिए उसे नेसेंट सोल में जाने पर फोकस करना होगा। बाय मन में सोचता है अगर तुम मुझे टास्क देते भी तो मैं ना करता। टैंग बाय से कहती है देखते हैं तुम्हारी स्पीड कितनी है। सारे कल्टीवेटर्स दोनों की स्पीड से इंप्रेस होते हैं। बाय कहता है सिस्टर की स्पीड सच में इंप्रेसिव है। टैंग कहती है तुम भी बुरे नहीं हो। तब वहाँ वानर आती है और कहती है कि बहुत कम लोग हैं जो यंग मास्टर की स्पीड को मैच कर सकते हैं। बाय कहता है इस लड़की की स्माइल मुझे गूस बम्प देती है। तब जोंग फ्लैशी स्टाइल में शिप पर एंट्री मारता है। बाय इसे देखकर कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, जब मैं अनडाइंग टेंडेंट मास्टर कर लूंगा तो इससे भी जल्दी चल पाऊंगा। एंसेस्टर गुस्से में है क्योंकि जोंग लेट आया है। जोंग देर से आने के लिए माफी मांगता है। उसे रास्ते में ये 3 ईवल कल्टीवेटर्स मिल गए थे। एंसेस्टर इंप्रेस होते हैं क्योंकि ये तीनों इनिशियल स्टेज के नेसेंट सोल कल्टीवेटर थे। बाय कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी अपने से हायर लेवल के कल्टीवेटर्स को हराया है। हेटन बताता है तुम सब अपने अपने क्वार्टर्स में चले जाओ। इस शिप पर 5 लेवल के क्वार्टर्स हैं। लेवल 2 पर टॉप के 3 कल्टीवेटर्स और लेवल 3 पर टॉप 10 कल्टीवेटर्स रहेंगे। लेवल्स के हिसाब से रूम्स स्पिरिचुअल इंचेंटेड हैं ताकि वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाएं। जोंग टैंग को बताता है हमारे रूम्स आमने सामने हैं, हमें मिलकर कल्टीवेट करना चाहिए। टैंग कहती है कि अब मास्टर पास नहीं है तो हम अलग अलग कल्टीवेट कर सकते हैं। तब बाय मानो से कह रहा होता है अब मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आऊँ। टैंग कहती है कि मैंने सोचा नहीं था ये रेबल प्रिंस इतना नाइस होगा। तब बाय डिवाइनर और सोंग से कहता है चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। टॉप 10 कल्टीवेटर्स को रूम के नाम पर मेंशन मिला है, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा ये सोच कर कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे खाने होंगे। तब वानर आकर कहती है बिग ब्रदर क्या तुम मुझे भूल तो नहीं रहे? टैंग जोंग से कहती है कुछ सीखो बाय से। जोंग को समझ नहीं आती कि टैंग क्या कहना चाहती है। टैंग कहती है माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है जो बाय के पास है। जोंग बाय को एक रूम में लेकर जाता है और पूछता है कि उसने उन फीमेल कल्टीवेटर्स को कैसे अपने वश में किया। बाहर कुछ कल्टीवेटर्स कान लगाकर सुन रहे होते हैं। बाय कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर जोंग को सारे लव लेटर्स दिखाता है जो उसे ट्रायल के बाद मिले थे। बाय कहता है अगर मैं ऐसा होता तो इन लेटर्स को रिजेक्ट नहीं करता। जोंग गुस्से में कहता है क्या यह सबूत काफी नहीं है, लेकिन तब वो बाय को कहता है प्लीज मुझे भी सिखा दो। बाय सोचता है कि ये अच्छा चांस है एक पावरफुल कल्टीवेटर को अपनी साइड पर करने का। बाय कहते हैं सीनियर ब्रदर अपने प्यार के लिए मुझ जैसे वीक कल्टीवेटर से मदद मांगने आए, वो सच में प्यार की कीमत जानते हैं। बाय कहता है प्यार एक वार की तरह है जिसमें सब चलता है, बस जीतना इंपॉर्टेंट है। लेसन 1 तुम्हें उसके सामने कॉन्फिडेंट रहना होगा और फिर एक प्यारी स्माइल देनी है। जोंग ये ट्राई करता है, लेकिन जब सब लड़कियां उसका चेहरा देखती हैं तो डर कर भाग जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गधा आंखें फाड़ कर उन्हें देख रहा था, और जब वो टैंक के सामने ऐसे जाता है तो वो सोचती है शायद स्कूलियन ट्रेनिंग में दिन रात मेहनत के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है, और द वीकनेस से बेहोश हो जाता है। तब बाय आकर उसे ले जाता है और टैंक से कहता है ऐसा समझो तुमने कुछ नहीं देखा। बाय जोंग से कहता है तुम्हें बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, इस दूसरी टेक्निक में मैं तुम हूँ और तुम मैं। अब जब जोंग टैंक से मिलने जाता है, टैंक कहती है अगर तुम साथ कल्टीवेट करने का कहने आए हो तो, लेकिन तब जोंग उसके पास आकर कहता है आज मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। असल में बाय उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तब सोंग वहाँ आता है। बाय उसे कहता है कि यहाँ से जाओ मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन टोंग जोंग से कहती है तुमने मुझे बुलाया था। सोंग कहता है मैं गे नहीं हूँ, मैंने कहा मैं गे नहीं हूँ, पीछे हटो। बाद में बाय सोंग को समझाता है कि उसने सारा प्लान पर पानी फेर दिया। बाय कहता है घबराओ नहीं, अब थर्ड मूव की बारी है, तुम्हें हर समय उसके पास रहना है, इससे वो लड़की हर समय तुम्हारा ही सोचेगी और फिर अचानक गायब हो जाओ, जिससे वो खुद तुम्हारे पास आएगी। उधर टैंक देखती है जोंग आसपास नहीं है। बाय कहता है अब लास्ट मूव, सब कुछ इस मूव पर है। तब वहाँ जोंग सामने आता है। डिवाइनर और मानव फूल फेंक रहे होते हैं। जोंग ये कहते हुए नर्वस होता है। जोंग टैंक से कहता है इन स्टार्स को देख रही हो, मेरा तुम्हारे लिए प्यार इसी तरह ना खत्म होने वाला है। और तब जोंग पर अचानक बिजली गिरती है। जोंग टैंक से कहता है आखिर में उसने सब खराब कर दिया, लेकिन टैंक कहती है ऐसा नहीं है। बाय भी खुश है कि टैंक ने जोंग को अपना लिया, लेकिन ये सब शोर सुनकर हेटन वहाँ आता है। जोंग और टैंक को हाथ में हाथ डाला देखकर समझ जाता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही कि बाय यहाँ क्या कर रहा है।
बाय को पता है हेटन टैंक का फादर है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो दो प्यार करने वालों को अलग मत करे, लेकिन हेटन तो कब का जा चुका है। बाय टैंक और जोंग के लिए खुश है। टैंक बात को घुमा देती है और बाय को ऑफर देती है कि वो उनके साथ सोल हंटिंग ट्रायल के लिए ज्वाइन करे। जोंग बताता है कि कल वो ग्रेट वॉल पर पहुंच जाएंगे। बाय को विश्वास नहीं होता कि 6 महीने इतनी जल्दी गुजर गए। सोल हंटिंग ट्रायल शुरू होता है। सब दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मानो को बाय की फिक्र होती है। विल्डरनेस बहुत डेंजरस जगह है। बाय कहता है घबराओ नहीं, मेरी टीम स्ट्रॉन्ग है। बाय उन्हें हक कर कर कहता है 10 साल तो यूं ही बीत जाएंगे। सोंग बाय से कहता है जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँगा। बाय टैंग और जोंग के साथ ग्रेट वॉल की ईस्टर्न गेट पर पहुंचता है। गार्ड्स उन्हें रुकने का कहते हैं। उधर एक सोल्जर की बॉडी को डीमन ने पोजेस कर लिया है। बाय देखता है ये तो वही बीस्ट हैं जो उसने ट्रायल में देखे थे। टैंग गार्ड को बताती है हम मास्टर सेक्टर के डिसेबल्स हैं। लियो लिन एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर माफी मांगती है। उस पैटियों की वजह से चेकिंग स्ट्रिक करनी पड़ी है। अंदर जाने से पहले उन्हें सोल प्यूरिफिकेशन करनी होगी। जोंग बताता है इस टेक्निक की हेल्प से सोल्स को प्यूरिफाई किया जाता है। जोंग और टैंग की सोल ठीक होती है, लेकिन बाय के आने पर कुछ नहीं होता। सोल्जर सोचते हैं क्या बाय की सोल डैमेज है, लेकिन तब अचानक एक गोल्डन सोल को देखकर सबको विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंखों से हेवनली डाउ सोल देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये बस एक लेजेंड है। ल्यूलिन उन्हें स्काई टावर में ड्यूटी करने की ऑफर देती है, लेकिन टैंग ग्रेट वॉल जाना चाहती है। बाय को नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, उन्हें पहले थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जोंग को भी लगता है कि उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ल्यूलिन बताती है वो जगह डेंजरस है क्योंकि वाइल्ड लैंडर्स के अटैक बढ़ते जा रहे हैं। टैंग कहती है हम यहाँ ट्रेन करने आए हैं, अभी नहीं तो बाद में हमें इन चैलेंजेस का सामना करना ही होगा। चलते हुए टैंग बताती है मास्टर सेक्टर की एक साइड वाइल्ड लैंड्स के साथ लगती है और इसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर सेक्टर की है। यहाँ के लोग 5 फैक्शंस में बटे हैं। सबसे पावरफुल फैक्शन का नाम फैलिंग आर्मी है। जोंग टैंग से कहता है तुम्हें प्यास लग गई होगी, ये पानी पी लो। भाई ये देखकर खुश होता है, लेकिन तब जोंग टैंग से कहता है कि वो थोड़ा पानी उसके लिए छोड़े। भाई सोचता है ये गधा ही रहेगा। जोंग को अपनी गलती समझ आ जाती है, पर वो टैंग से कहता है सारा पानी पी ले, वो उसके लिए ना छोड़े। ग्रेट वॉल के पास एक अनाउंसमेंट होती है, लीलिन नाम के एक आदमी को कमांडर बना दिया गया है। टैंग हैरान होती है वो इतनी जल्दी कमांडर बन गया। भाई पूछता है क्या टैंग सिस्टर उसे जानती है। टैंग बताती है लीलिन ग्रेट एंसेस्टर जीटन का इकलौता पोता है, लेकिन वो बाकी के एरिस्टोक्रेट जैसा प्ले बॉय नहीं है। उसने बचपन से ही हार्ड ट्रेनिंग की। ग्रेट वॉल आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे मिले मेरिट्स इसकी मेहनत का सबूत हैं। लीलिन 5 फैक्शन में से एक फैक्शन स्किनिंग फैक्शन का लीडर है और बाकी के लीडर से सबसे पावरफुल और यंग है। लीलिन की कल्टीवेशन नेसेंट सोल की पीक पर है। वाइल्ड लैंडर्स की मस्ट किल लिस्ट में इसका रैंक 9th है। ग्रेट वॉल पर पहुंचने के बाद बाय देखता है यहाँ के सोल्जर्स की मोटिवेशन अलग ही लेवल पर है, लेकिन बाय तब हैरान होता है जब वो वॉल के उस साइड देखता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। तब जोंग और टैंग कमांडर लिन को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। लिन बताता है कि कैसे वो टैंग से बचपन में मिला था। उनके इंसेस्टर आपस में दोस्त थे, लेकिन ये लिन की आर्मी है और उन्हें उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। टैंग बाय को मास्टर सेक्टर रैंक 10 और जोंग को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इससे पहले बाय कुछ कहता लिन उसे इग्नोर करके एक एडवाइस देता है वो लोग कहीं भी ट्रेन करें, लेकिन वॉल के पास मत जाएं अगर उन्हें जान प्यारी है तो। टैंग को लगता है कि अगर उन्हें अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करनी है तो उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ना होगा। बाय कहते तुमने सुना नहीं ब्रदर ली लिन ने क्या कहा, ऐसा कैसे हो सकता है अगर टैंग जा रही हो और जोंग ना जाए। बाय सोचता है कि वो किन पागलों के बीच फंस गया। बाय को लगता है उन्हें पहले सारी सिचुएशन समझ लेनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। लीलिन कहता है कोई तो है जिसमें दिमाग है। वाइल्ड लैंडर्स की टेक्निक्स अजीब और डेंजरस हैं। वो लोग वेंजफुल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब अचानक एक मॉन्स्टर बर्ड बैरियर पर अटैक कर देता है। लीलिन इजीली एक स्पीयर अटैक से उसे मार देता है। बाय सोचता है तो ये है नेसेंट सोल की पीक। उधर दूर बैटलफील्ड में हम हांजो को देखते हैं, जायंट गोस्ट आर्मी का वाइस लीडर जो नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज पर है। हांजो एक अजीब सा स्पेल पड़ता है जिससे हजारों की संख्या में रैबिट सोल्स और दूसरे बीस्ट बैरियर पर अटैक कर देते हैं। लीलिन एरोस फेंकने का ऑर्डर देता है। ये मैजिकल इंचेंटेड एरोस बीस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तब पास में ब्लैक आर्मी डेंजर सिग्नल भेजती है और लीलिन उनकी मदद के लिए जाता है। कुछ मॉन्स्टर्स बैरियर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं जिन्हें फ्रंट लाइन सोल्जर्स मार रहे होते हैं। जोंग कहता है हमें भी चलना चाहिए। भाई नहीं चाहता कि वो बैटलफील्ड में अपनी पावर दिखाकर सबकी नजर में आ जाए, लेकिन सोल्जर्स की जान खतरे में है। भाई बीस्ट पर अटैक कर देता है। तब एक सोल एम्परर बैरियर तोड़कर अंदर आ जाता है। ल्यूलिन बताती है ये मॉन्स्टर बहुत डेंजरस है, मरने से पहले खुद को ब्लास्ट कर देता है। अगर ऐसा हुआ तो बैटलफील्ड में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। भाई कहते तुम कमांडर को रिपोर्ट करो, मैं इसे रोकता हूँ। भाई देखता है सोल एम्परर की पावर ट्रायल वाले से कई गुना ज्यादा है। भाई कहता है अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही होगा।
बाय की डीमन बॉडी बीस्ट को रोकती है। टैंग और जोंग भी बाय की हेल्प के लिए आते हैं। जब बाय इन सोल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फर्नेस रेडी करता है, सोल बीस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाय जल्दी करने की पूरी कोशिश करता है। उधर एम्परर सोल्स एब्जॉर्ब करके इतना पावरफुल हो जाता है कि बाय की डीमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और तब बाय भी फर्नेस रेडी कर लेता है। बाय कहते हैं अब तुम सबको राख बनने से कोई नहीं रोक सकता। सब बाय की पावर से इम्प्रेस होते हैं। ली लिन सोचता है ये कैसी पिल है जिसने सोल एम्परर को एब्जॉर्ब कर लिया। इतनी पावर से फर्नेस क्रैक करने लगता है। बाय ब्लास्ट को रोकने के लिए अपनी आइस एबिलिटी यूज करता है। आखिर में बाय वो पिल बना लेता है। एम्परर के मरने के बाद बाकी की सोल्स भागने लगती हैं। हंजो को विश्वास नहीं होता कि किसी ने इतनी इजीली उसके सोल एम्परर को डिस्ट्रॉय कर दिया।